बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम में हम खबरें भी शामिल करेंगे, अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे और आज जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो आप लोगों का मोस्ट फेवरेट है। बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस कर रहे थे कि जी स्किन से रिलेटेड बहुत इशू चल रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 11:05 पर हम इस पर बात करेंगे। अभी फिलहाल हम खबरें अपनी डिस्कस करेंगे, मौजूदा हालात आपको बताएंगे। अभी जो कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है वो खौफ का बाइस बनती जा रही है। दूसरी जानिब ना तो हुकूमत हमें उस तरह से संजीदा नज़र आ रही है, ना तो अस्पतालों में इंतजामात उस तरह से किए गए हैं, तो परेशानी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, अपडेट क्या है, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं आज के शो का अच्छी बात से। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है, मसाकीन के साथ मोहब्बत किया करो, गरीबों के साथ मोहब्बत किया करो, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मुझे ज़िंदा रख तो मसाकीन के साथ रख। जब मेरी मौत की बारी आई तो मुझे मसाकीन के साथ मौत दे। ए अल्लाह, जब तू मुझे उठाएगा वहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन, ए अल्लाह मेरा हशर भी मसाकीन के साथ कर। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाकीन से इतनी मोहब्बत करने वाले नबी थे, आज उम्मत वाले मसाकीन को धक्के मारते हैं, गालियाँ देते हैं। इसलिए देखना, गरीबों को न गाली दिया करो, न धक्के मारा करो, न उनसे नफ़रत किया करो। हम तो उस नबी की उम्मती हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अक्सर ये दुआ किया करते थे, अल्लाह मुझे भी आपको भी इस हदीस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। ये थी जी आज की अच्छी बात आपके साथ शेयर की है। और एक और चीज़ जो कि काबिल गौर है, मैंने पहले ही कहा, कोविड सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है, इस पर बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? दुर्रे नायाब, मुझे बताइएगा 7.2 आज की रेशो है जो कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, लोग तो एहतियात नहीं कर रहे और हुकूमत मेरे ख्याल से जब पानी सर से गुजर जाएगा तो लॉकडाउन कर देगी, जो कि हमने माजी में भी देखा है प्रैक्टिस। अच्छा देखें, कोई दिन ऐसा शायद नहीं हो जब कोरोना की आप बात ना कर रहे हो या हमें प्रोग्राम में मदऊ किया जाए तो हम ये बात ना करें, लेकिन हुकूमत फिर एक महकमाना इंक्वायरी, अफसरों की मुअत्तली, डॉक्टरों की रतल उतल फतल, उसका वेट करके ना सिर्फ एक सियासी शो करना चाहती है। लेकिन हकीकतन हालात इसके अंदर ख़राब हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट पेशेंट आपको इर्द गिर्द नज़र आना शुरू हो गए हैं और उनके अंदर जो माइनर सिम्टम्स हैं, मेजर सिम्टम्स हैं, उसका भी ख्याल करते हुए अब लोग टेस्ट भी नहीं करवा रहे, क्योंकि टेस्ट उस तरह से महंगे भी हो रहे हैं और टेस्ट की फ्री फैसिलिटी जो है वो भी मौजूद नहीं है लोगों के पास उस तरह से। कहाँ जाएँ, किस तरह जाएँ, वैक्सीनेशन सेंटर्स की भी अब पूरी तरह आगाही नहीं दी जा रही। हमें रोज़ क्यूरीज आती हैं, दर्जनों लोग पूछते हैं कि वैक्सीनेशन अब कहाँ से कराएं, हम अगर बूस्टर डोज लगवानी है वो किन किन दर्जों पे कहाँ पे अब अवेलेबल है, तो वो लोगों के पास अब इंफॉर्मेशन नहीं है। आपने जो सेंटर स्पेशल बनाए थे वो बंद किए जा चुके हैं। अच्छा, डोर स्टेप पे भी तो वैक्सीनेशन फराहम करनी थी, उस प्रोजेक्ट का आप एक क्विज रखें और कोई नंबर भी बता दे आपको कि जिसपे अगर वो कॉल करके आप उस टीम को बुलाना चाहें तो मैं आपको जो है ना सलाम करूंगा। लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं दी जा रही और अवेयरनेस की बात तो दूर की बात, अब कोई ऐसी मुहिम भी नहीं चलाई जा रही, कोई सोशल मीडिया पे कैंपेन भी नहीं की जा रही, मीडिया पे कैंपेन नहीं की जा रही, अखबारात में कुछ उस तरह से जो ज़रूरी है इस स्टेज पे, क्योंकि अब 5वीं लहर से हम गुजर रहे हैं और तेज़ी के साथ ये खुदा ना खास्ता अगर कोई हाइप पकड़ गई तो फिर उसके बाद सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। इस स्टेज पे तो हमें सारे प्रिवेंटिव मेजर्स उठाने पड़ते हैं, लोगों को आगाह करना पड़ता है, कैंपेन्स चलानी पड़ती हैं, अपनी वैक्सीनेशन की टीम को एक्टिव करना पड़ता है, रैंडम टेस्ट करने पड़ते हैं, कहाँ पे कोई एक्टिविटी। लेकिन हम क्या करेंगे कि सब जब चीजें पानी सर से गुजर जाएगा तो लॉकडाउन कर देंगे, और हमने लॉकडाउन कर देंगे। और हमने क्या किया जी कि सरकारी इदारों में एक चिट्ठी डाल दी गई है कि जल्दी से बूस्टर डोज लगवा लें, अदरवाइज तदीबी कार्रवाई होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं पे आपने मास्क की इम्प्लीमेंटेशन के लिए लिख दिया गया है, लेकिन मास्क की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही।
अब लोग जो है इजी हो गए हैं, लोग हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, ऐसे ही है। लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बड़े इवेंट्स लोग कर रहे हैं, शादियों के इवेंट्स देखिए ना, अब जिस तरह हाइप क्रिएट हो रही है, हमें कुछ चीज़ों का तो एहतियात करना चाहिए ना। हमें बड़े इवेंट्स में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, हमें लोगों से हाथ मिलाने गले मिलने से परहेज़ करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते हुए भी एहतियात बरतनी चाहिए और गैदरिंग को कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये 1-2 महीने जो है ना बड़े सेंसिटिव और अभी ये जो टाइम है लोग नज़ला जुकाम बुखार का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, अभी तक तो हम रैंडम टेस्टिंग की सहूलत नहीं जो है वो लोगों को फराहम कर सके। टेस्ट जब तक हम पहली लहर से ये बात हाईलाइट कर रहे हैं, जब से पहली लहर हाईलाइट हो रही है कि रैंडम टेस्ट को 100% यकीनी बनाएं। रैंडम टेस्ट तो किसी भी सूरत में बंद नहीं होना चाहिए। कॉलेजेस खुल गए, वहां पे इस प्रैक्टिस को करें, अपने ऑफिसेस में ये प्रैक्टिस करें जी, सरकारी में करें, आप पब्लिक प्लेसेस पे करें, आप जिस तरह पेट्रोल पंप हैं, आपके ग्रोसरी स्टोर्स हैं, आप उसके अंदर करें। आप वहां पे जाके जहां लोगों की गैदरिंग है, आप रैंडम किसी शादी किसी फंक्शन में रिक्वेस्ट करके वहां पे कुछ ग्रुप्स के कर लें, आपको पता लग जाएगा। और फिर आपको ये भी पता लग जाएगा उस स्टडी से कि हमने किन चीजों को रोकना है, किन चीजों को चलने। लेकिन माजरत के साथ दुरे नायाब, हम नाज़रीन रैंडम टेस्टिंग की बात करें, हम टेस्ट की सहूलत अभी आम जो अवाम है उसकी पहुंच में नहीं लेके आ सके, उसकी कीमत कम नहीं कर सके, तो रैंडम टेस्टिंग तो दूर की बात रह जाती है। खैर, अगर हालात आप लोगों ने कंट्रोल ना किए तो मजीद आगे बिगाड़ हो सकता है, वो फिर ऑप्शन कोई नहीं रह जाती बंदिश के अलावा, क्योंकि जिस तरह से तेजी से एक बार फिर से ये 5वीं लहर जो है अपना रंग दिखा रही है, तो हालात परेशानी की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने नाज़रीन टॉप स्टोरीज शामिल करनी है। आज की खबरें जो हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता दूं, महंगी LNG का इस्तेमाल, बिलों में जबरदस्त इजाफा, शहर में LNG की बुनियाद पर बिलिंग का आगाज। शहर के 10 तालीमी इदारे गैर कानूनी, ATC ने तलबा को खबरदार कर दिया। लाहौर में मुल्क की पहली इलेक्ट्रिक ट्राम चलेगी। और इसके बाद सानहमरी अफसरान को कसूरवार ठहराने की तैयारियां, गफलत का मुजाहरा करने वाले अफसरान को मुअत्तल या फिर तब्दील करने पर गौर। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको मौसम की सूरत हाल भी बताएंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आज की टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ेंगे। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। पहली खबर है, महंगी LNG का इस्तेमाल, बिलों में जबरदस्त इजाफा। ये जबरदस्त इजाफा कौन सा होता है, मुझे पहले ये बता दें। आप देखें तो 700 से 7,800 पे बिल पहुंच गया है, यानी कि 7,100 रुपए का इजाफा। पहले हम तो जिन चीजों को एंजॉय करते हैं, जो चीजें हमें अच्छी लगती है, उनको जबरदस्त कहते हैं। ये कौन सा जबरदस्त? मैं कहता हूँ कि जबरदस्त से भी कोई अच्छा लफ्ज यूज करना चाहिए था। जबरदस्त आवाम को, मतलब कि अब इस तरह से कोई मीठा जोरदार धचका, जोरदार धमाका जरूर के जबरदस्त मत कहिए। कोई मीठा जहर नहीं होता, आप किसी को मीठा जहर देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रगों में उतर रहा होता है, और वो वाले जो खबरें हैं ना, उस तरह से हमारे भी लिखने वाले जो है ना, वो जोर का झटका जो है ना थोड़ा सा मीठा बना के देते हैं। ज़बरदस्त झटका तो गवर्नमेंट पहले दिन से दे रही है। मेरा ख्याल है कि ये कोई नई बातें नहीं देगी, लेकिन अब चूँकि एलेबोरेट होना शुरू हो गया है और हमारे जो साथी रिपोर्टर्स हैं वो भी इसको तफसील से बयान करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेशंस और रिसर्च शुरू की है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि पहले हम ये देखते थे कि हमारा जो गर्मियों में बिल आता था वो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन सर्दियों में बहुत कम आता था। सर्दियों में हम इंतज़ार करते थे कि चलो थोड़ा पैसा जमा हो जाएगा, कुछ हम सेविंग्स कर लेंगे, लेकिन अब जो गर्मियों का बिल है वो सर्दियों में आना शुरू हो गया। फिर आप उसकी रिसर्च में जाके देखें कि वजूहात क्या हुई। वजूहात ना अहली है, वजूहात इनकी जो सुस्ती है, लापरवाही है, तवज्जो ना देना, और जो रिवायती होती है ना जी चीज़ें आपकी सुर्ख फीते का शिकार हो जाती है। लेकिन उसका ख्याल करना चाहिए। इनकी गफलत, इनकी नाअहली, इनका काम ना करना आवाम की जेबों में भारी पड़ रहा है। आप देखें ना, पहले ये खबर आई जी कि LNG के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टाइम से नहीं किए गए। LNG लेट होने से हमें महंगी LNG लेनी पड़ी, क्योंकि जिस वक्त हमने LNG खरीदी डिमांड बढ़ चुकी थी और हमारे पास टाइम कम था। उसके बाद ये बारहा कहा जाता रहा और हम भी इस चीज़ को कहते रहे कि अब इनको ऑल्टरनेट सोर्स पे बिजली की जनरेशन पे चले जाना चाहिए। आगे जो टाइम आ रहा है आपके पास ना बिजली होगी, ना बिजली को जनरेट करने के लिए आपके पास अदर रिसोर्सेज होंगे। LPG इंडक्ट करनी चाहिए। मुझे 12 याद है कि एक दफ़ा सिपरा ने भी पेपर में ये बात की थी कि अब ये LNG इंडक्ट कर दें तो बेहतर है सिस्टम में, वरना इसके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। लेकिन नहीं,
और जब इन्होंने इंडक्ट की एलएनजी, उस वक्त एलएनजी कहाँ पहुंच चुकी थी, उसकी इजाफी लागत भी हमारे सर आ गई। अच्छा, ये इनको याद रहता है कि आज जुमेरात या बुध है तो हमने इस दिन एलएनजी इंडक्ट की है, तो आज के इस घंटे के इस मिनट से अब ये हम 700 की बजाय 7,800 चार्ज करना शुरू करते हैं। ये इनको याद रहता है, लेकिन ये इनको याद नहीं रहता कि कौन से लम्हे में हमने कौन सी बिजली। मैंने आपको पहले भी तजवीज़ दी थी, मैं आज भी इस पर कायम हूँ और ये मेरी ज़ाती राय भी है और ये बहुत सारे लोगों की भी दिलों की राय है कि अगर आप वापडा और लेस्को के जितने भी बड़े बड़े अफसरान और एसडीओ से लेके जिस लेवल के अफसरान हैं, इनसे मुफ्त बिजली की सहूलत ले लें, आपका ये सिस्टम ना ठीक हो जाए कुछ ही महीनों में, तो आप मुझे इस चीज़ का शिकवा कीजिएगा। जब उनके घरों में मुफ्त बिजली आ रही है, जब वापडा के तमाम अफसरान, लाइनमैन, एसडीओ, एक्सीएन, इंजीनियर्स मुफ्त की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके यूनिट बच जाते हैं, उनकी फैमिलियों में बिजली के बहुत सारे जुगाड़ जिसे कहा जाता है वो खुद बताते हैं कि जी इस तरह कर लें, ये जुगाड़ लगा लें, ये बिजली बच जाएगी। तो उनके दिलों पे क्या एहसास है, उनके दिलों में किस किस्म का बोझ है? ये बोझ तो आपके और मेरे दिलों पे है, आपके और मेरे दिलों पे भी है और बिलों पे भी है, बिलों पे भी है और जेबों पे भी है। एग्जैक्टली तो ये एहसास इनके अंदर नहीं आ सकता। लिहाजा खबर डिस्कस करने से पहले हमें एहसास नाम का तो इस हुकूमत और इनकी ब्यूरोक्रेसी से ये निकाल दें। उसके बाद रही कि अवाम किस तरह से पैसे देती है नहीं देती, अगर आप इसी को इंटरलिंक करें तो नीचे सिपरा साहब की एक बहुत अच्छी खबर है कि बिजली के बिलों की अब एक साथ भी फिर पाबंदी आयद कर दी है। यानी कि पहले तो आपने हमारा जो है वो 700 रुपए से बिल बढ़ा के 7800 रुपए कर दिया। अब अगर किसी की जेब गुंजाइश नहीं देती, वो कानून के मुताबिक को एक साथ कराना चाहता है, तो आपने उस पर भी पाबंदी लगा दी है। यानी कि हम मर जाएं और मर के अपने आप को बेच के अपने कफन के पैसों से भी कहीं जाके इनके बिजली के बिल उतारें, इस वक्त गवर्नमेंट हमें इस नहज पे ले आई है। तो इसके बाद पीछे रह क्या गया है? जो सकत नहीं रखता उसके साथ क्या होता है कि आके उसकी बिजली काट के चले जाते हैं। आप देखें ना, एक कहावत है ना कि जी किसी को दीवार के साथ लगा देना। हाँ, इस सरकार ने अवाम को दीवार के साथ लगा दिया है कि हर रास्ता बंद कर दिया है, और रास्ता बंद करने के बाद लोग जो हैं वो बैड गवर्नेंस का शिकार हैं, लोग बैड पॉलिसिंग का शिकार हैं, लोग दहलीजों पे लुट रहे हैं, बल्कि अब तो रात चलते गोलियां खा के अपनी जिंदगियों की जो है वो बाजी दे रहे हैं। आप अगर ये ऊपर वाली खबर को इससे इंटरलिंक करें, काना में जो हुआ है, मैं इसलिए इन खबरों को इंटरलिंक कर रहा हूँ क्योंकि ये तमाम हमारे जो मामलात हैं रोजमर्रा की जिंदगी, इससे हुकूमत की आला कारकर्दगी, बहुत खूबसूरत शानदार कारकर्दगी वो बहुत अच्छी नजर आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह दें कि घबराना नहीं, तो किस किस चीज पे इंसान ना घबराए। ऐसी परेशानी कि हर तरफ आपको सुकून तो कहीं मिल ही नहीं रहा। Exactly. तो परेशानी तो बढ़ती चली जा रही है। खैर, शहर के 10 तालीमी इदारे गैर कानूनी एचईसी ने तलबा को खबरदार कर दिया है। मतलब एचईसी ने सिर्फ खबरदार करना है, इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं। अच्छा, ये अब बताएं कि जी हायर एजुकेशन का जो महकमा है वो सिर्फ अगर अखबार इश्तिहारात देना है तो सरकारी जो ताल्लुकात अहमा का महकमा है फिर वो बंद कर देते हैं। बिल्कुल। फिर अगर आपने यही इश्तिहार छपवा के उसके बाद उसको कैश करना है, आपने उसके लेटर जारी करके अपनी जिम्मेदारी से बरीउल जिम्मा हो जाना है, तो फिर तो ये कोई हल नहीं है। जिन लोगों की जमा पूंजियां लुट गई, जिनके वालिदैन का पैसा लुट गया, जिन बच्चों के तालीमी साल ज़ाया हो गए, जिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिल के एक जो तालीमी माफिया है उसने ये घिनौना कारोबार किया, उसके खिलाफ कोई रातों रात तो बन नहीं जाती। 97 है पंजाब में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो कि गैर कानूनी डिक्लेयर किए गए हैं, एक दिन में ये बन नहीं जाती। इनको भी तो कोई सपोर्ट कर ही रहा होता है। और अब आके जब ये 97 की 97 इकट्ठी एक साथ इन्हें नजर आई हैं तो लोगों को खबरदार कर रहे हैं। जिनके पैसे जाया होने थे, जिनका टाइम जाया होना था, वो तो हो गया। देखिए, अब मीडिया तो चले पहले ये बात करता था, अब सोशल मीडिया भी बहुत वायरल हो गया है। अब लोग भी जो हैं वो अपनी शिकायत विद प्रूफ विद चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ये प्रेशर भी गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए या एचईसी ने इसलिए लिया है क्योंकि लोगों ने खुद कहना शुरू कर दिया, लोगों की डिग्री तस्दीक नहीं हो रही, लोगों की जितनी डिग्रियां हैं वो इस वक्त वेरिफिकेशन के अमल में इल्तवा का शिकार है, उनको रिफ्यूज़ किया जा रहा है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं बच्चे, अगर उनको नौकरी तो यहाँ खैर अब इस मुल्क में बहुत मुश्किल मिलती है, और जो नौकरी के ख्वाब दिखाए गए थे वो तो रह ही नहीं गए। अगर कोई ओवरसीज़ अप्लाई करना चाहता है, कोई हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, कोई फॉरेन एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसकी डिग्री का जो बुनियादी अमल है तस्दीक का वो होता ही नहीं है। उसकी डिग्री ज़ीरो पे खड़ी कर दी जाती है और उसको ये मैसेज कर दिया जाता है, जवाब दे दिया जाता है कि आपका इंस्टीट्यूट जो है वो रिकग्नाइज नहीं है, लिहाजा आपकी डिग्री की तस्दीक नहीं हो सकती। उसके तो पाँव से जमीन वही निकल जाती है। अब मुझे वही बता देना, इन 97 यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जिन लोगों ने एडमिशन लिया, जिन लोगों ने पेपर दी, उन बेचारों का मुस्तकबिल क्या है? वो तो बेचारे टेंशन में आ गए हैं ना। अच्छा, आप ये देखें एचईसी की बेहिसी और एचईसी की मिसमैनेजमेंट कि ये वो तो कर देंगे कि जी इन्होंने एक डिग्री है वो रिकग्नाइज नहीं कराई, लिहाजा ये जो है ना वो इलीगल है।
लेकिन जो उनकी रेगुलर डिग्री चल रही है तो क्या उसकी बुनियाद पर उनकी वो रेगुलर प्रोग्राम्स भी कैंसिल नहीं होने चाहिए, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होनी चाहिए, उनके कॉलेजेस के तमाम जितने भी उनके फैकल्टी और उनके मामलात हैं उनकी क्या पकड़ तकड़ नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी। हाँ, अगर उसके अंदर एक फ्लॉ है, वो एक कैंसिल हो गया, बाकी चलने दें जी, बाकी चला रहे हैं, लेकिन एक उन्होंने ऑफेंस भी गलत किया और आप उनके एक ऑफेंस को मान रहे हैं कि वो इलीगल है, लेकिन बाकी चीज़ों को जाने दे रहे हैं। और इसका मतलब है कि आप सब मिले हुए हैं और लोगों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के साथ ये जो पैसों का लेन देन का मामलात हैं, उनकी जो फीसिस हैं, उनके जो वालिदैन की जमा पूंजी है, उनको लुटने में बराबर के शरीक है। लेकिन पूछे कौन यहाँ पे, क्योंकि हुकूमत तो माजरत के साथ मुझे लगता है कि बहुत अरसे से सो गई है और अब जिस तरह इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं तो मज़ीद सोती जा रही है। अच्छा, होता यह था कि माजी में इलेक्शन के दिन करीब आते थे, लोग जो है ना सियासी तौर पे एक्टिव होते थे और सियासी कारकुन है वो लोगों की खुशी गमी में जाना शुरू हो जाते थे। कोई उम्मीदवार जो है सिर्फ हेल्थ कार्ड का ड्रामा रचा के जो है वो आप बहुत ज़बरदस्त काम करने। अच्छा, हुकूमत जो है ना, हर मिनिस्टर ने, हर आपके पॉलिटिकल एडवाइज़र ने, हर बंदे ने, जो अहम बंदा है उसने एक सोशल मीडिया की टीम रखी हुई है और वो सोशल मीडिया की टीम जो है ना वो सारा दिन आपकी वो चीज़ों को हाईलाइट करती रहती है, सोशल मीडिया पे एक्टिव करती रहती है। लेकिन अगर आप किसी मिनिस्टर के दफ्तर में चले जाएँ, आप किसी से मिलने चले जाएँ तो ज़ीरो, आप किसी पब्लिक गैदरिंग में किसी मिनिस्टर या किसी उस लेवल के बंदे को देख लें, जीरो। तो बात सिर्फ यार है कि सोशल मीडिया पे अब जितनी कैंपेनें चल रही हैं, इन्होंने 1.5 साल सोशल मीडिया चलाना है। 1.5 साल इन्होंने सोशल मीडिया चलाना है, लेकिन आवाम की हिमायत अगर हासिल ना की गई तो क्या होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। खबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, शहर में मुल्क की पहली इलेक्ट्रिक ट्राम चलेगी, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये मनसूबा एक्चुअली है क्या, ये हम जान लेते हैं दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, ये बहुत पहले एक तजवीज़ दी जा रही थी, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट पे नहर पे एक फेरी सर्विस का कहा था कि जी फेरी चलाएंगे। फिर लाहौर के नाल पर उन्होंने कहा जी मुख्तलिफ ब्रिजेज़ उसके हर्डल है, क्या किया जाए। उन्होंने कहा फिर जी इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई जाए और लाहौर के नाल पे लेफ्ट राइट पे जो ग्रीन बेल्ट है उनको यूटिलाइज़ किया जाए। खैर ये तो पिछली गवर्नमेंट की थी, लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने, जिसमें सरदार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला है, इन्होंने ये फैसला किया है कि इस पर प्रॉपर फिजिबिलिटी की जाए और ठोकर से जल्लो तक, ये तकरीबन 22 किलोमीटर बनता है, इस पर पूरा ट्राम चलाई जाए। और ये ट्राम जो होगी ना वो नहर के दोनों ट्रैक्स पे होगी, ठीक है, यानी कि रोड पे होगी। और ये जस्ट दोनों साइडों के एज जो शोल्डर्स हैं उस पर 8 फुट का जो जगह है वो लेगी। और इसके साथ दूसरा बात यह है कि इसके 22 स्टेशन होंगे और वो भी बड़े स्मार्ट स्टेशन होंगे, ज़्यादा जगह नहीं घेरेंगे, बस इतनी जगह घेरेंगे कि लोग खड़े हों वहाँ पे, अच्छा। ट्राम रुके और ट्राम में बैठे और चले जाएं। और दूसरी बात कि ट्राम की जो स्पीड है वो 25 से 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से होगी, स्लो ट्राम होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। उसके बाद इस पे जो फिजिबिलिटी अब तक एलडीए ने दी है उस पर उन्होंने कहा जी कि ये 1 से 1.5 अरब रुपए फ़ी किलोमीटर इस पे लागत आ सकती है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 20-22 से 25 अरब तक का मनसूबा हो सकता है। इस पे अब उन्होंने एग्री किया, उन्होंने कहा जी कि देखें ये तो बहुत ज़बरदस्त है और ये ठोकर से लेके जल्लो तक और जल्लो से ठोकर तक बहुत सारी आबादियाँ कवर करेगा, ऑलमोस्ट एक लाहौर पूरा ही कवर कर जाएगा, तो ये तो होना चाहिए। और इसकी कहाँ से इसकी ट्रेनें ली जाएँ, इसकी ट्राम की बोगियाँ कहाँ से ली जाएँ, इसको कौन से मोड पे चलाया जाए, इसको इलेक्ट्रिक चलाया जाए, इसको फ्यूल पे चलाया जाए, बहुत सारी चीज़ों पे अभी अंडर डिस्कशंस है जिसके अंदर एलडीए ने मज़ीद ब्रीफ करना है और ब्रीफिंग के बाद उन्होंने इस पर फाइनल फिजिबिलिटी देनी है। क्योंकि अब तक जो बातें हैं वो तो सिर्फ एक एस्टिमेटेड है, इसमें कॉस्ट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अगर ये चाइना से लेंगे ट्राम तो उसके और रेट्स होंगे, यूरोपियन ट्राम्स यूज़ करेंगे तो और होंगे, जैपनीज़ के और होंगे, फर्दन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो ट्राम चल रही हैं अगर वो वाला मॉडल लेंगे तो उसका और हिसाब किताब होगा। ये सारा काम इनको फिजिबिलिटी करनी पड़ेगी। मंसूबे की डिटेल आपने बताई, एक बड़ा खूबसूरत मंजर भी शहर में हम नहर किनारे देखेंगे, नहर के साथ साथ देखेंगे, लोगों को भी सहूलत होगी। सवाल ये पैदा होता है, ये जितना टाइम रह गया है अभी तो फिजिबिलिटी या जायज़ा लिया जाएगा, तमाम मराहिल से गुजरा जाएगा, इनके टेन्योर में ये काम आपको मुकम्मल होता नजर आ रहा है? अच्छा, इनके टेन्योर में अगर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे ही शुरू हो जाए जिसका 1 साल का टेन्योर है, अगर वही ये फरवरी में जो इन्होंने कहा है कि हम फरवरी में उसका संगे बुनियाद रख रहे हैं,
अगर सिर्फ वही शुरू कर देना तो ये टेन्योर में कंप्लीट कर जाएंगे, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी, इसकी असूली मंजूरी और इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके अगर ये उसका भी इफ्तिताह करके संगे बुनियाद रखने की हद तक, कंप्लीशन और इफ्तिताह तो बहुत बार की बात है। जिस तरह ऑरेंज लाइन का पिछली हुकूमत रख के गई थी, तो इन्होंने आते ही जितने जितने संगे बुनियाद रखे थे उतने उतने फीते काट दिए। तो ये भी इनके लिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम संगे बुनियाद रख दें ज़्यादा से ज़्यादा मनसूबों के। अगर इनकी गवर्नमेंट दोबारा वापस आती है PTI की पंजाब में, तो इनको फिर ये नहीं कोई कहेगा कि इन्होंने पिछली गवर्नमेंट के मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तो लाहौरियों को तो फलाह बहबूद होगी, ज़रूरत भी है। आबादी बढ़ती जा रही है, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक आबादी, और पता नहीं अगले आने वाले 10 सालों में ये कहाँ पहुँच जाए, 2 करोड़ को भी शायद तजावज़ कर जाए, तो उसकी ज़रूरियात के हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को छोड़ दें कि ये अब कंप्लीट हमारे 2 साल में होना है, लेकिन नहीं होना। फिलहाल मैं ये कहूँ कि ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। ख्वाब हकीकत में बदल सकते हैं कि अगर आप सिर्फ इसको फाइनल करके, इस पर फैसले करके, इसकी मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मोड ऑफ पेमेंट को कंप्लीट करके संगे बुनियाद ही रख दें, तो कम से कम ये अगली आने वाली गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी भी सियासी जमात की हो, आपका नाम हमेशा ये इस तरह ही लिया जाएगा जिस तरह हम पुराने मंसूबों पे हम बिल्कुल ऐसे ही पिछली गवर्नमेंट का ले रहे हैं। खैर, अभी ये खबर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, लाहौर में वाटर मीटर का मंसूबा है, चीनी कंपनियां 9 अरब 30 करोड़ की सरमायाकारी करेंगी। क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा मंसूबा है, क्योंकि इस पे हुकूमत पंजाब का जो है वो मिनिमल शेयर है, उस पर सिर्फ 2 अरब रुपए वो शेयर देंगे एक टोकन के तौर पे, क्योंकि ये एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर VGF होता है, वायबिलिटी गैप फाइनेंसिंग, और वो देनी होती है सरकार ने। उस पर रिंग रोड में भी दी गई, किसी भी प्रोजेक्ट में दी गई। जो 90% से ज़्यादा शेयर है वो चीनी हुकूमत खुद, उनकी कंपनियां खुद उठाएंगी। वो तकरीबन 9 से 10 अरब रुपये बन जाएगा, और उसके बाद 10 सालों का उसका वापस करने का टेन्योर होगा। 2 साल के अंदर अंदर लाहौर शहर के अंदर 7.5 लाख पानी के सार्फिन है, 100% वाटर मीटरिंग हो जाएगी। और फिर वो जो डिस्प्यूट्स है ना कि जी मैंने इतना पानी इस्तेमाल किया था, मुझे बिल इतना आ गया, अच्छा मुझे 6 महीने बिल ही नहीं आया, तो 7वें महीने अचानक मेरा 25 से 50 हज़ार बिल आ गया। ये जो 2 नंबरी और चक्करबाज हमारा जो इस सरकारी महकमों के अंदर लोअर लेवल का स्टाफ है, उनकी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर तो मीटर है, कोई बंदा खुद भी बाहर जाके देख ले, अपना मीटर रीड कर ले, मीटर रीड के साथ उसकी वो रीडिंग को मैच कर ले, ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। और हुकूमत का फ़ायदा ये होगा कि इस पर उनको यकमुश्त जो है वो 9-10 अरब रुपया नहीं देना पड़ेगा। इसकी वापसी कैसे होगी? वापसी के लिए भी जो मॉडल डिज़ाइन किया गया कि वो सारिफ से थोड़े थोड़े पैसे करके जो है वो 3 to 4 to 5 बिलों के अंदर उसको कवर करके वो वसूल कर लिया जाएगा, और उसके बाद ये मीटर जो है वो उसकी मलकियत हो जाएगी। और ये जो चीनी कंपनियां मीटर लगाने से, उसकी रीडिंग से बिल वसूली तक, वो भी सारा ऑपरेशन जो है वो संभालने की इस्तात रखेगी। 10 साल तक ये सिस्टम चलेगा। 10 साल के बाद 100% लाहौर को मीटर के साथ वासा के हवाले कर दिया जाएगा। का क्या फायदा है दुर्रे नया, मुझे ये बता दें, भी मैंने खबर को बाइंड इस सब में सबसे ज़्यादा आम सारिफ का ये फ़ायदा है कि बिजली की चोरी और जो उनको एक्स्ट्रा पानी की पेमेंट आती थी, और जिस तरह उनके बिलों को रोक के उन पर इजाफी पानी के बिल डाल दिए जाते थे, लोगों को लाख 2-2, 5-5, 3-3, 4-4 लाख रुपए बिल भी डाल दिए गए, और वो बेचारे लड़ते रहे। और कहीं से अब क्रॉस चेक नहीं कर सकते आप ये नहीं कह सकते कि जी मीटर पे तो इतना था, आपने मुझे इतना बिल भेज दिया, क्योंकि पानी तो डायरेक्ट आ रहा है। तो सबसे बड़े ये तीनों मसाइल उनके दूर हो जाएंगे। जो पानी इस्तेमाल करेंगे उसी का पैसा लगेगा, उसी का चार्ज होगा, और उसको आप क्रॉस चेक कर सकेंगे। चलिए जी, अब अगली खबर है जी हुकूमती नाअहली के हवाले से। 6 माह में फिल्ट्रेशन प्लांट, वाटर सप्लाई, सीवरेज स्कीमों पर काम ना हो सका। कौन जिम्मेदार है इसका? मेरा तो ख्याल है हुकूमत पंजाब जिम्मेदार है। अगर 4 महीनों के अंदर गुलाब देवी जो कि अब्दुल सरीदी अंडरपास है वो बन सकता है, और अगर उस वक्त ब्यूरोक्रेसी, पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला खुद उस पर पूरा फोकस रख सकते हैं, तो ये स्कीमें कोई मामूली बात नहीं है। इन महकमों से पूछा जाए कि इन्होंने पैसा कहाँ ज़ाया किया। आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, आपकी MCL, आपकी वासा, आपकी जो इसके साथ महकमा हाउसिंग है, उसके बाद जितनी भी अदारे इसके अंदर जिम्मेदार हैं, उनसे पूछा जाए कि पैसा ना खर्च करने का मकसद क्या है। मैं ये कह रही हूँ, फंड्स मौजूद हैं, आपने 27% खर्च किए, फंड्स ना खर्च करने की वजूहात क्या होती हैं? मुझे ये नहीं समझ आता। अब देखें, अब ये एक तो नाअहली है कि लोगों को साफ पानी फराहम नहीं किया जा सका, पैसे नहीं खर्च किए। दूसरी बात है कि जो इस साल चीज़ें हैं, जिन कीमतें अवेलेबल हैं, पाइप हैं, आपके बाकी चीज़ें हैं, अब वो अगले साल उस पर कितनी एनहांसमेंट हो जाएगी। और अगले साल जो आज आपका इन सारी स्कीमों के ऊपर मिसाल के तौर पे 50 करोड़ खर्च हो रहा है, वो अगले साल 1 अरब खर्च होगा। उस 50 करोड़ की एनहांसमेंट का जिम्मेदार वही सरकारी अफसरान हैं, वही महकमे हैं जिन्होंने इनको फंड यूटिलाइज नहीं किया। और ये फंड बचाना, फंड यूटिलाइज ना करना के ज़मरे में किसी कारकर्दगी के उसमें नहीं आता। ये आपकी नाअहली, आपकी करप्शन और आपकी जो है वो मुकम्मल तौर पर लापरवाही के ज़मरे में आता है। इसमें
पैसा नहीं बचाना चाहिए। जिस मकसद के लिए जो फंड मुख्तस हो गए ईमानदारी के साथ उसको खर्च करवाएं। इसके लिए कोई SOPs नहीं होते कि अगर आपको टाइम फ्रेम दिया गया है, आपके पास फंड्स भी मौजूद हैं, आपसे कुछ जवाबदेही का निजाम भी है, कुछ ऐसा नहीं? आपको लग रहा है कि यहाँ पे जिसकी लापरवाही होगी और गंदी कारकर्दगी होगी उसको घर भेजा जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो जिसकी बुरी कारकर्दगी उसको तो तारीफे समेटने को टाइम सर आंखों में बिठाया जा रहा है। और बड़े बड़े लोग परेशान हो जाते हैं कि यार इनका मेरिट क्या है और इनका आपस में क्या है, काम करें तो मरें। लेकिन दावे तो मेरिट के किए गए थे कि मेरिट पे सब कुछ काम करेंगे तो मरेंगे और नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं मरेंगे। हाँ। और ये इस वक्त इस गवर्नमेंट पे ब्यूरोक्रेसी और पुलिस का जो है इस पर अमल दरामद जारी है। खैर, हमने नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और अब जी आपको खबर ये दे रहे हैं कि घर बैठकर ही आप गाड़ी और मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन अदायगी ई-पे से कर सकेंगे। वो किस तरह से दुरे नायाब, ये बता दीजिए। अच्छा, पहले ये बताएं कि ये लाहौरिया घर बैठ जाएंगे? मैं वही कह रही हूँ। पहले क्वेश्चन ये है कि इनको घर बिठाना बड़ा ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसे पैंडेमिक जिस तरह हमारा चल रहा है और लाहौर के अंदर लॉकडाउन की सूरत हाल हो जाती है, ये तो उस दौरान भी घर नहीं बैठते। और अगर इनको घर बैठे घर की दहलीज पे कोई सहूलत दे दी जाए तो उससे 5 या 10% लोग मुस्तफीद होते हैं। और बाकी जो लोग हैं, ज़्यादातर वैसे लोग हैं जो बेचारे मोबाइल या स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे लोग बेचारे मजदूर हैं हमारे, दिन भर अपना कमाएं, दिहाड़ी कमाएं के इन कामों में पड़े रहें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यकीन नहीं करते। अच्छा, उनको ये भी है कि ऑनलाइन अगर कोई पेमेंट कर दी है या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, पहले तो उनको यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक्साइज ने अब जो ऑटोमेशन की तरफ जाना शुरू हो गए है, और अगर ये इम्प्लीमेंट 100% हो जाता है, इसके अंदर कोई फ्लॉज नहीं आते, इसके अंदर लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, वो घर बैठ के टोकन भी पे करते हैं। इस तरह के नए मंसूबे आते हैं उनमें बेतहाशा मैंने इसलिए 3-4 शर्त पहले रखी है कि अगर उनको घर बैठे उनकी पेमेंट 100% रिसीव आगे एंड पे हो जाती है, उनको घर बैठे उसकी कंफर्मेशन एक्साइज कर देता है, उनको घर बैठे उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें उनका प्लेटें हैं, कार्ड हैं, जो भी फैसिलिटीज़ है वो घर बैठ के रिसीव हो जाती हैं, तो उनको एक्साइज के दफ्तर में जाने की क्या ज़रूरत है? उनको एक्साइज के दफ्तर में धक्के खाने की, अफसरान के और मतहत अमले के मूड बर्दाश्त करने की, और बाहर जो माफिया बैठा होता है एजेंट माफिया, उसके मुंह लगने की क्या जरूरत है? उसको घर बैठ के सुकून चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी इम्प्लीमेंटेशन से बहुत हद तक मैटर करती हैं। अगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना, आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी आप सोने के भी लोगों को जो है ना कार्ड और ऐप जो है घर बना के भेज दें, उसका कोई फायदा नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी रिवाज नहीं है कि अगर इस तरह के कोई लोगों की सहूलत के लिए प्रोजेक्ट्स लेके आए जाते हैं तो उनको एक स्मॉल सेगमेंट पे जो है वो आप पहले अप्लाई करके देखें कि उसका फ़ायदा क्या होता है, लोगों को उसका किस हद तक, हम उसको प्रॉपर तौर पर इश्तिहार दे देते हैं, बाद में सिस्टम हमारा जवाब दे जाता है। देखिए ना, हम, ये आपकी बात सही है कि हम अपना सिर्फ कैश करने के लिए कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, हमने उसको पहले पूरा धुमा देना है, उसके बाद पता लगना है कि उसके अंदर ये चीज़ें भी कम थी। अब ई पेमेंट का जो मैटर है, ई पेमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, ई पेमेंट में बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है। इस्लामाबाद की मोटर एंड एक्साइज डिवीज़न जो है वो ई पेमेंट के ज़रिए अपने तमाम तर पेमेंट्स ले रहा है और बड़े तसल्ली से हो भी रही हैं, क्योंकि लाहौर शहर के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें इस्लामाबाद नंबर की भी चल रही हैं। अब अगर उसको टोकन पे करना है जाके, या उसको जाके ट्रांसफ़र करवानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या करेगा? इस्लामाबाद जाने से तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी सहूलियत घर बैठ के दी हुई है। एजेंट्स को बायोमेट्रिक की मशीन्स भी दी हुई हैं, आपको ई पेमेंट के ज़रिए तमाम फीसें ट्रांसफ़र करने की सहूलत दी है। ये अब उसके डगर पे चल तो पड़े हैं, लेकिन अल्लाह करे कि ये वैसा सिस्टम जो है, वैसा निज़ाम जो है वो राइज भी करने में कामयाब हो जाए। लेकिन इसमें देखें, ये आखिरी लाइन में ये बात भी लिखी है कि सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन पर फाइल एक्साइज ऑफिस जमा करवानी होगी। यानी कि अभी एक उन्होंने मैटर ऐसा रखा है कि जिसके अंदर आप जो है ना फिर भी फाइल जमा करवाने आएंगे, क्योंकि वही मेजर एक पेमेंट है, वही मेजर एक टेंशन है, और वही एक मेजर जो है ना आपको बात तो फिर वही आ गई ना, फिर सहूलत किस चीज की रह गई है? उन्होंने अपनी बचत की है कि जो चीजें पहले उनके कैश काउंटर्स पे आके, बैंक काउंटर्स पे आके उनकी लाइनों में लग के करवाई जाती थी, उनका काम हल्का हो, उन्होंने अपना काम हल्का करके सर से उतार के। अच्छा, एक हफ्ते बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड घर में आ जाएगा। घर में तो नंबर प्लेट्स भी आनी थी जिनके ढेर लगे हैं अभी भी एक्साइज ऑफिस की छत पर, कि आपने बहाना ये कर दिया, लोगों ने एड्रेस ठीक नहीं दिए, लोग बेचारे धक्के खा रहे एक्साइज ऑफिस आके, आप उनकी नंबर प्लेट्स नहीं दे रहे। अच्छा, ये प्रैक्टिस तो हम पहले भी देख चुके हैं। देखती है ना कि बहुत सारी चीज़ें जब आप लेते हैं, एक किसी महकमे का कोई फीचर ले लिया, दूसरे महकमे का एक फीचर ले लिया, तो आप एक अजीबो-गरीबी प्रोडक्ट पैदा कर देते हैं। अब जो घर आने वाला फीचर है कार्ड का, वो लाइसेंस पे बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, और ड्राइविंग लाइसेंस लोगों के घर पे तसल्ली से पहुंच भी जाते हैं। आपके आईडी कार्ड्स वो भी तसल्ली से पहुंच जाते हैं। 1-2% को शिकायत होती हैं, वो हद में एक में आपको रखना चाहिए कि कोई कमी कोताही हो सकती है। अब इन्होंने इस्लामाबाद एक्साइज, नादरा
ट्रैफिक पुलिस, सबके इन्होंने सिस्टम अडॉप्ट कर लिए हैं और हुकूमत का जो ई पेमेंट का सिस्टम है वो भी अडॉप्ट कर लिया है। अब अल्लाह खैर करे जो ये खिचड़ी बनाना चाह रहे हैं वो बन जाए, कोई नई डिश ना बन जाए। और हम जो है ना, होता ये है कि हम ई पेमेंट के चक्कर में जाके, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेशन के चक्कर में जाके फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। फिर हम पैसे ऑटोमेशन पे जाके जमा कराने के बावजूद भी तस्दीकी अमल के लिए एक्साइज के दफ्तरों में धक्के खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि एक्साइज सिर्फ और सिर्फ पैसे बटोरने वाली मशीन है, अच्छे खासे पैसे बटोरे जाते हैं, सारिफ की सहूलत के लिए कुछ नहीं किया जाता। ये जो नए प्रोजेक्ट्स हैं ये भी पैसे बटोरने का एक तरीका होता है, क्या वाकई ये सब है? देखें, अब इस वजह से ही तो एजेंट का कारोबार चलता है और हम लोग मजबूर होते हैं कि यार कोई एजेंट मिल जाए। ठीक है, वो हमें सरकारी फीसें जो बनती हैं वो तो हम पे कर देंगे, रसीदें मिल जाएंगी, उसके बाद हम ऊपर उसको सर्विस चार्जेस दे देंगे। अब वो सर्विस चार्जेस भी लोगों के ना पाँव से बाहर हुए हैं। सिस्टम की नाकामी की वजह से वही जो आपका सर्विस चार्ज क्लेम करने वाला एजेंट जो होता है और मॉडर्न लैंग्वेज में सर्विस चार्ज जो कर रहा होता है, वो अब 100-500 वाली बात गई है। अब तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपए लिए जाते हैं। आपने सही कहा। खैर, अब तो ये पता चलेगा कि इस हद तक के सारिफीन के लिए फायदेमंद होता है। अलबत्ता हमने पहले जो माजी में मिसालें देखी हैं वो तो कहीं से भी मौसर साबित नहीं हुई। थैंक यू सो मच दुर्रे नया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने चलना है ब्रेक की तरफ। हेडलाइंस के बाद जी हमें डॉक्टर हारून नबी ज्वाइन करेंगे और बात होगी जिल्द के मसाइल के हवाले से। सर्दियों में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी जिल्द के मसाइल का उन्हें सामना रहता है। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो इश्यू हैं, आपकी लाइव कॉल्स भी हम शो का हिस्सा बनाएंगे। आपने हमारे साथ रहने 11:05 पर डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, आप जानिए न्यूज़ हेडलाइंस, जिसके बाद एक बार फिर से शो में आपको ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, लाहौरिये जो हैं वो हर चीज़ में ना कुछ ऐसे एलिमेंट ढूंढ लेते हैं जिसको वो एंजॉय करें। हमने देखा जी धुंध थी तो धुंध को लाहौरियों ने अच्छा खासा एंजॉय किया, छुट्टियां थी। अब धूप निकल रही है आजकल, कल भी अच्छी खासी धूप थी और बड़ा खुशनुमा सा एहसास हो रहा था। और आज भी शहर में धूप निकली है, खुशनुमा सा एहसास हो रहा है। लाहौरिये धूप को भी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और आपके लिए बहुत अच्छी है। जैसा कि हम कहते हैं जी रिच सोर्स है ये विटामिन डी का, तो आप अच्छे तरीके से जो है धूप लगवाएं और मौसम को एंजॉय करें। मौसम की हम बात कर रहे हैं, मौसम कैसा होगा जान लेते हैं टुडेज वेदर। मायदा बाहर मौजूद हैं, बताएंगी आज मौसम कैसा रहेगा। मायदा बताइएगा मौसम आज कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है दिन भर मौसम के हवाले से? मौसम की बात करें तो सुबह सवेरे धूप की निकलने वाली किरणें जो हैं शहरी उससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शहर का मौसम आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कल जहां धुंध का राज देखा जा रहा था तो आज जो है वो धूप निकल आई है। लोग जो हमारे शहरी हैं सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा इस मौसम को एंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सर्दी की शिद्दत में पहले की निस्बत आज कमी देखने में नज़र आ रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज 8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसी के साथ जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा नज़र आ रहा है तो दूसरी जानिब एयर क्वालिटी इंडेक्स आज शहर का 224 रिकॉर्ड किया गया। उसी के साथ साथ शहर के अतराफ में अनारकली के इलाके में 332 रिकॉर्ड किया गया, कोट लखपत के इलाके में 310 रिकॉर्ड किया गया, मॉडल टाउन के इलाके में 210 रिकॉर्ड किया गया, बहरिया टाउन में जो है वो 248 रिकॉर्ड किया गया। एफसी कॉलेज के अतराफ में जो इस टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 रिकॉर्ड किया जा रहा है। DHFS 8 में जो है 236 रिकॉर्ड किया गया है। तो जहां शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, वहीं 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं जो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा कर रही हैं, लेकिन धूप भी निकली है। तो ये मिले जुले मौसम को जो है हमारे शहरी खूब इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से आज जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और 93 हवा में नमी का तनासुब भी रिकॉर्ड किया गया। लेकिन माहिरीन की जानिब से बार बार यही हिदायत की जा रही है कि घर से बाहर निकलते हुए सर्दी से भी बचना है और क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आ रहा है तो एहतियाती तदाबीर के तौर पर मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी बनाना है ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स से फैलने वाली बीमारियों से भी बचा जा सके और सर्दी की शिद्दत से भी बचा जा सके। मायदा बहुत शुक्रिया। मौसम तो बहुत खुशगवार है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ जो कि हम आपके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करते हैं कि आपने मास्क पहनना है। जो बाहर आलूदगी का हम बार बार जिक्र करते हैं, जहां उससे आप महफूज रहेंगे वहां पर आप कोरोना से भी अपने आप को महफूज रख सकते हैं। आप कुछ बात कर लेते हैं बचत की, कैसे आप कर सकते हैं। अगर आपने शॉपिंग करनी है तो कहां कहां ऑफ लगी हैं आपको बताएंगे बचत बाजार। कौन कौन से ब्रांड्स हैं जहां पर ऑफ है? सबसे पहले सिफायर पे अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर अप टू 50% ऑफ है।
हाइड्रेशन अप टू 60% ऑफ। खादी पे अप टू 50% ऑफ है। और इसके बाद एथनिक पे अगर आप जाएंगे यहाँ पर अप टू 50% ऑफ। सेल्स आपको बता दी कहाँ कहाँ सेल लगी है। इसके बाद बहुत सारे लोग करेंसी रेट के बारे में पूछ रहे होते हैं कि जी करेंसी डिफरेंट रेट क्या है, तो वो हम आपको बताएंगे माल के हाल में। लिस्ट है हमारे पास करेंसी रेट्स की, आपके साथ शेयर करते हैं। तो माल का हाल आपने जान लिया, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद, आपने हमारे साथ ही रहने। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। जी नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपके साथ वो शेयर कर दूं क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए भी बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं। आप हैरान भी हो जाते हैं कि इस कदर ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी मौजूद है। हम अक्सर अपने शो में आपको डाइट प्लान बताते रहते हैं, अक्सर हम यहाँ पर जिम इंस्ट्रक्टर को इनवाइट करते हैं, आपको बताते हैं कि आपने फिट कैसे रहना है। अब बहुत सारे लोग शिकायत ये करते हैं कि टाइम मैनेज करना मुश्किल है, जैसा कि मैं खुद ये शिकायत करती रहती हूँ कि ऑफिस के साथ आपके लिए ये चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाती हैं कि आप वॉक या एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें। मेरी तरह बहुत सारे लोग जो कि अपनी रूटीन में बिजी रहते हैं, अपने लिए टाइम निकालना उनके लिए, हालांकि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं, आपको निकालना चाहिए टाइम, लेकिन फिर भी अगर जो बिजी रूटीन की वजह से नहीं टाइम निकाल सकते लोग और फिट भी रहना चाहते हैं, स्मार्ट भी दिखना चाहते हैं, उनके लिए जी हम आज के शो में जो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जी बॉडी कंटूरिंग और रीशेपिंग। किस तरह से आप अपनी बॉडी को एक ज़बरदस्त फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, स्लिम स्मार्ट दिख सकते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली। डॉक्टर हारून अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ आज के शो में स्पेशल कुछ ये होगा कि जी हम आपकी कॉल्स लेंगे, आप हमें टेलीफोन कॉल कर सकते हैं। हमारे टॉपिक के अलावा भी अगर आप डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी स्किन से रिलेटेड कोई इशू पूछेंगे, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब को शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे सिर्फ ये बता दें, मेरे लिए ये चीज़ें बड़ी हैरान कुन होती हैं कि आप एक्सरसाइज भी ना करें, आप वॉक भी ना करें, फिर भी आप स्लिम और स्मार्ट दिख सकते हैं। क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? ये आपका जो टॉपिक आपने छेड़ा है, ये इसमें फिर मैं शुरू उधर से करूंगा जहां से आपने कहा कि इन सारे प्रोग्राम्स के लिए जो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बॉडी रीशेपिंग या बॉडी कंटूरिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज। हाँ। यानी कि आपको अपनी जो डाइट है उसको भी वॉच करना होगा और साथ थोड़ी डेली एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज या समझे कि एनर्जी बर्न प्रोग्राम वो साथ साथ जारी रखना होगा। ठीक। अब रह गई बात कि अब क्विक फिक्स कैसे या वो कैसे हो या किक स्टार्ट कैसे लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं इस काम के लिए, अक्सर वो साल से डाइट कंट्रोल पे चल रहे होते हैं, तो उनके लिए ये होता है कि जी और बेचारे मायूस हो चुके होते हैं कि कहते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, तो कोई किक स्टार्ट हो। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे अब नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट हैं, और नॉन इन्वेसिव का मतलब ये होता है कि जिसमें इवन नीडल भी ना लगे। अच्छा। और उसमें ये होता है कि जो अब लेटेस्ट, कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं ना, खौफजदा हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि जब भी बॉडी कंटूरिंग की बात होती है तो सबसे पहले लाइपोसक्शन या टमी टक की बात होती है, लेकिन मैं आज उसकी बात आखिर में करूँगा। पहले अपने नाज़रीन को हम बताते हैं कि नॉन इन्वेसिवली कि अगर आप फ़र्ज़ किया दिल नहीं कर रहा और आप बॉडी रीशेपिंग भी चाहते हैं तो उसके हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस में जो सबसे पहले आई थी वो फैट फ्रीजिंग थी। ठीक है। और कूल स्कल्पटिंग जो है ना, उसकी सबसे बेस्ट एक एग्जांपल थी, और ये हम बहुत शुरू में लाए थे। अब उसमें भी अगेन यही होता है कि पेशेंट को हम समझाते हैं कि ये ठंडी फैट फ्रीज़ है, और अगर आप आजकल देखेंगे तो आपको टीवी पे, इंस्टा पे ढेर सारे एड्स नज़र आएंगे
एक सेशन में 4 इंच वज़न वेस्ट कम कर लें, 4 इंच फैट कम कर लें, जो मैं समझता हूँ कि आवाम के साथ धोखा है। क्योंकि एक सेशन में, और यकीन माने जहाँ पे लोग इनसे इम्प्रेस होते हैं, हम खुद इम्प्रेस होकर खोल के देखना शुरू कर देते हैं क्या हो रहा है ये। जी, तो वो अक्सर जब मैं उन्हें ये बात समझा रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जी आपकी टेक्नोलॉजी तो पुरानी नहीं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप सच सुनना पसंद करें, टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है, टेक्नोलॉजी को समझें कि अगर आप फैट फ्रीजिंग करा रहे हैं तो उसके लिए भी एक सेशन में ये करना मुमकिन ही नहीं है। एक सेशन में सिर्फ फैट का 20% फ्रीज होता है और वही फैट जो है ना, जो फ्रोज़न फैट होती है वही कम होती है। और इसका भी ये होता है कि कम से कम आपको 2 या 3 माह बाद एक सेशन चाहिए होता है और कम से कम 3 से 4 सेशन एक एरिया में, फिर कहीं जाके उस एरिया की कंटूरिंग पॉसिबल होती है। ठीक है। और इसको हम कहते हैं फैट फ्रीजिंग। ठीक है। और जो अब नई एक और टेक्निक है फैट फ्रीजिंग के साथ, वो है हीट के साथ, और वो है वैनक्विश मी। और वैनक्विश मी जो है एक ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और BTL एस्थेटिक्स की ये टेक्निक है। और इसमें ये होता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी नॉन टच, कि पेशेंट को टच नहीं होता। कूल स्कल्पिंग में या फैट फ्रीजिंग में हम कप्स जो है वो स्किन को टच करते हैं, लेकिन वो पेशेंट्स जो कहते हैं टच कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसमें ये दूर से मतलब स्किन को टच नहीं होती और ये हीट वेव्स होती हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी ये फैट सेल्स को किल करती है। ठीक है। और अगेन इसके कम से कम 8 to 10 सेशन। तमाम सेशन की ड्यूरेशन क्या होती है डॉक्टर साहब? जो फैट फ्रीज का एक सेशन होता है वो 30 to 40 मिनट्स। ठीक है। और वॉक इन वॉक आउट है। ठीक है। कोई इसमें पेन नहीं, कोई कुछ नहीं। इसी तरह जो फैट जो है वैनक्विश मी, इसका भी अब जो है कि इसमें किसी किस्म का आपको पेन नहीं होता, जस्ट हीट फील होती है। अब चूँकि हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं तो कई दफ़ा हम दोनों ट्रीटमेंट कंबाइन भी कर लेते हैं। अच्छा। कि स्टार्ट हम कर लेते हैं फैट फ्रीजिंग से और फिर पेशेंट को हम 6 या 8 सेशन वैनक्विश मी के ऑफर। किन लोगों के लिए डॉक्टर साहब इफेक्टिव है? कुछ लोगों पर तो बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, मतलब आप क्या रिकमेंड करते हैं देख के कि इस पर कौन सा आपका जो है वो परफेक्ट रहेगा, किसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे? देखिए, फॉर किक स्टार्ट तो हर पेशेंट को फ़ायदा होता है। ठीक है। लेकिन मेंटेन आपने खुद करना है। मेंटेन करने के लिए अगेन चेंज इन लाइफस्टाइल, यानी डाइट कंट्रोल, और साथ में आपको जो आपने खाया है उसको बर्न करना, यानी ईट केयरफुली, वॉच योर डाइट, इतना खाएं जितना बर्न कर सकें। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो वो अगर नहीं करेंगे तो फिर वेट जो है फैट जो आप खा रहे हैं वो फिर वापस आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं, इतने ज़बरदस्त कि आपको पेन भी नहीं हो रही है, आराम से आपका वेट कम हो जाएगा, बॉडी शेप में आ जाएगी। अब लोगों के कुछ सवालात इनसे जुड़े होते हैं कि ये वाले ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और फिर एकदम से अगर आप दोबारा वेट गेन करना शुरू कर दें तो क्या होगा? ये बहुत सारे सवालात लोग पूछते हैं। बिल्कुल, मैं आपको अभी एक इसकी कंटिन्यूएशन पहले कंप्लीट कर लें। ज़रूर ज़रूर कि जो तीसरा एक और ट्रीटमेंट जो मैं आजकल सबसे लेटेस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ वो है स्टार फार्मर। और ये जो स्टार फार्मर है ये बेसिकली इससे भी एक स्टेप अहेड है। ये पहले हम सिर्फ बात करते थे फैट की, कि फ़ैट को बर्न कर दें, फ़ैट को बर्न कर दें, लेकिन ये होता था कि पेशेंट की मसल टोन बेकार होती थी। हाँ। स्पेशली टमी की या कुछ एरियाज़ की, तो वहाँ से फैट बर्न हो भी जाता था तो स्किन लूज हो जाती थी। तो अब जो ये स्टार फार्मर जो एक लेटेस्ट डिवाइस आया है, इसकी मदद से ये होता है कि ये एक फोकल टेस्ला एनर्जी के वो होते हैं जो मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, और यही वो मैजिक है कि जिससे स्किन टाइटन अप हो जाती है और मसल टोन हो जाती है और मसल बिल्ट हो जाते हैं। और आप जिम जाए बगैर, मतलब जिस तरह अगर आप एब्डोमेन पे लगाते हैं तो आप 30 मिनट्स ये तो सब चीजें मुझे जादू लग रहा है डॉक्टर साहब जो आप बातें कर रहे हैं, सीरियसली 30 मिनट्स में आप समझे कि आपने कम से कम 15,000 और 20,000 क्रंचेस ले लिए 30 मिनट्स में। सही। और जो कि टेक्निकली जिम में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर कहूँगा कि ये उन लोगों को बहुत बेनिफिट देते हैं। उन लोगों के लिए ये ट्रीटमेंट आइडियल है जो अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं और जो जिम जा रहे होते हैं या एक्सरसाइज के शौकीन होते हैं। वरना अदरवाइज़ होता है जिस तरह अभी आपने ये क्वेश्चन किया कि ये जी हमने इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी लिया और फिर वापस आ गए। और वापस आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि आपने सिर्फ ट्रीटमेंट पे वो किया रिलाई कि जी अब तो मैंने फैट फ्रीज करा लिया, अब हूँ मैं जो मर्जी खावा। जब उसके बाद आप इस स्टेट पे चले जाते हैं तो उसका ये नुकसान होता है कि फिर आप
जाहिर है जो फैट आप या मील ले रहे हैं बर्न नहीं कर रहे तो उसने कहीं तो जाने। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हर एज ग्रुप के लिए इफेक्टिव है, मेल फीमेल इक्वली दोनों में इफेक्टिव है? ये सब इसकी यही खूबसूरती है कि हर एडल्ट में ये इफ़ेक्टिव है, मेल में भी इफ़ेक्टिव है, फीमेल में भी इफ़ेक्टिव है। और इसमें इफ़ेक्टिव होने की में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आप कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट करें, अगर आप कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं तो हम तकरीबन मतलब 6 वीक्स में जो हमारा टारगेट होता है कि 30% फैट रिडक्शन हो जाए किसी भी एरिया से, और कम से कम 25 to 30% मसल रीबिल्ड हो जाए। और इसको अगर आप कंबाइन करके, स्पेशली कई दफ़ा यंग एथलीट्स हमारे पास आते हैं कि जी अब फैट तो नहीं है लेकिन हमारी शेप नहीं बन रही, तो उसके लिए फिर हम स्टार फार्मर जो है, जो मसल बिल्डर है, तो उसकी मदद से जो है ना फिर हम 6 पैक्स भी बना लेते हैं। और इसी तरह कुछ मसल्स जो है 4 आर्म्स के जो होते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं, बैक के, कोर के, थाइज, वेयर एवर देयर इज मसल, तो ये मशीन। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादातर लोग अब लोग देख रहे होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि किस किस बॉडी के एरिया में आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए जा सकते हैं। कुछ लोगों को थाइस हैवी होने का प्रॉब्लम होता है, कुछ की डबल चेन, फेस बहुत ज़्यादा उनका हैवी होता है, या हम बाजू दिखा रहे हैं, बाजू की स्किन इस तरह से लटकी हुई और ढिलकी हुई होती है, किसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है? जी इसमें मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी एरिया, यानी आपको परेशान नहीं। हाँ बस, लेकिन फिर अपने जब भी ये ट्रीटमेंट शुरू करने लगे पहले खुद से सवाल करें, ठीक है, कि क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ अपने आप को रीशेप करने में, क्या मैं अपने लाइफस्टाइल में ये चेंज लाऊंगा या लाऊंगी कि मैं अपनी डाइट को वॉच करूँ और कंट्रोल करूँ, और साथ में जितना मैं एनर्जी ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो क्या मैं उसको बर्न करूँगी या नहीं। तो फिर ये ट्रीटमेंट ऐसे हैं कि जिससे आप लाइफ चेंज हो जाती है, और जाहिर है फिर आपको कपड़े भी अच्छे लगते हैं, फिटिंग्स भी अच्छी आती हैं, भाई सलमान खान की तरह भी अपने आप। अच्छा जी, आप डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो ये सुन रहे हैं वो क्या करते हैं जी, अच्छा शादी से अगर 1 हफ्ता पहले जा रहे हैं, 2 हफ्ते पहले जा रहे हैं, अब जो लोग ये कराना चाह रहे हैं, किसी इवेंट का इंतजार कर रहे होते हैं, उससे कितना मैक्सिमम आपको टाइम ड्यूरेशन रख के इसको स्टार्ट करना है? कम से कम ये चीज़ें जितनी भी हैं, ये ट्रीटमेंट्स इनके लिए 3 मंथ्स अपना पहले स्टार्ट कर, ठीक है, ताकि आप प्रॉपर शेप में आ जाते हैं। और क्योंकि अगर इतना पहले नहीं स्टार्ट करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आ सकता। अभी तो हम सारी नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इवन बात करें कि लाइपोसक्शन की, जो कि एक इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें हम कैनुलास स्किन के अंदर डालते हैं, और वो भी ऐसा नहीं है कि वो मैजिकली 1 हफ्ते में आपको उसके लिए भी कुछ टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए भी हमें कम से कम जो है, कम भी हो तो 3 वीक्स का टाइम चाहिए होता है, सही, ताकि स्वेलिंग खत्म हो जाए और बॉडी अपनी शेप में वापस आ जाए। हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है, अहमद हैं लाहौर से। जी अहमद, कहिएगा क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं डॉक्टर से पूछना था कि मेरा वेट जो है 125 kg है, तो मैं इसको रिड्यूस करना चाह रहा हूँ, अपनी बॉडी को शेप में लेकर आना चाह रहा हूँ। 125 kg? जी जी जी, जो अब ये जो इतना वेट अगर हो तो इसके लिए अगर क्विक फिक्स में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि एक तो ये है कि हम बैलून ऑफर करते हैं इन पेशेंट्स को, गैस्ट्रिक बैलूनिंग, ठीक है, कि उससे फिर जनरलाइज्ड ये जितने ट्रीटमेंट मैंने पहले आपको बताए हैं ये है लोकलाइज्ड फैट रिडक्शन के, ठीक है, इससे ओवरऑल बॉडी की शेप तो इम्प्रूव होती है लेकिन वेट रिडक्शन के ट्रीटमेंट नहीं है, सही। तो अगर आपने इतना मैसिव वेट लॉस करना हो तो या तो गैस्ट्रिक बैलूनिंग, और अगर गैस्ट्रिक बैलून नहीं तो फिर आप गैस्ट्रिक बाइंडिंग की तरफ चले जाएं, ताकि आपका जो कम से कम जो अब मुझे आपकी हाइट का पता नहीं, लेकिन आपको कम से कम 20 to 30 kg तो मे बी मोर 120 kg से आपको 80 kg तक आना चाहिए, जबरदस्त, या चले 90 kg तक भी अगर यानी ये पॉसिबल है, और इसके लिए ट्रीटमेंट भी मौजूद है, तो आप डॉक्टर हारून नबी से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी आपके ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, स्किन से रिलेटेड हो या फिर हम बॉडी रीशेपिंग की बात कर रहे हैं या बॉडी कंटूरिंग की बात कर रहे हैं, सबसे पहले पूछा जाता है कोई साइड इफेक्ट तो नहीं इसका होगा,
नहीं, ये सबसे पहले पूछना चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। ये जो 2 ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले गिनवाए, फैट फ्रीजिंग और या वैनक्विश मी, उनके अंदर कई दफ़ा थोड़ा सा पोस्ट प्रोसीजर टेंडरनेस होती है, रेडनेस होती है, और अगर कभी वैनक्विश मी या हीट वाला या कोल्ड बर्न हो सकता है, हीट बर्न हो सकता है, सेंसेशन थोड़ी सी आती रहती हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन अदरवाइज़ इफ़ डन प्रॉपरली तो मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। किसी किस्म का कोई ऐसा लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट अभी तक कोई रिपोर्टेड नहीं है। और लेकिन मैं फिर आपसे हर बात का जवाब एक दूंगा, इसके साथ आपको लाइफस्टाइल चेंज, वाच योर डाइट और बर्न योर कैलोरीज, तो उनके साथ ये ऐसा एक मैजिकल प्रोसीजर है कि मैंने बहुत सारे लोगों को इसके साथ चेंज होता देखा है। फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि हम 6 वीक्स भी वेट नहीं करना चाहते। आप ये हमारी फैट पॉकेट ने हमारी ज़िंदगी हराम की हुई है, तो उन प्रोसीजर्स के लिए हम करते हैं अवेक या ट्यूमिसेंट लाइपोसक्शन, और इसमें हम पेशेंट को बेहोश नहीं करते, कोई इसमें एनेस्थीसिया नहीं यूज़ होता, सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। ठीक है। जिस एरिया से हमने फैट निकालनी है सिर्फ उसी एरिया को सुन करते हैं, और वहाँ से उस एरिया में पहले हम लेज़र करते हैं। ठीक है। और उस लेज़र करते हुए और फैट को मेल्ट कर लेते हैं, सॉफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि फैट सख्त होती है, और उसके बाद स्किन को लेज़र से टाइट करते हैं, और उसके बाद वाइब्रेटिंग माइक्रो कैनुला से फैट को सक कर लेते हैं। सही। और उसका ये फ़ायदा होता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट में हमारा टारगेट होता है कि 30% लेयर ऑफ फैट को कम किया जाए, फैट को कम कर लें, जबकि जो लाइपोसक्शन जो हम कर रहे होते हैं उसमें हमारा टारगेट होता है कि एक सेशन में जो हम कर रहे हैं या एक प्रोसीजर जिस एरिया से कर रहे हैं वहाँ से हम 60 to 70% ऑफ द फैट फ़ौरन मौके पे निकाल देते हैं। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया, फराह ने। जी फराह, कहिएगा क्या पूछेंगे आप डॉक्टर साहब से? मैम। जी फराह बोलिए। मैम हाँ जी मैम, मेरी ना आंखों के नीचे थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई है जिसकी हो रही, और वेट तो मैंने रिड्यूस कर लिया, मेरी एज 45 है, तो 80 से मैंने 77 ले आई है, एक दिन से 90 था तकरीबन, तो उस वजह से अब मेरा बेली बहुत प्रोमिनेंट होता है और बॉडी ऑलमोस्ट। आप दोबारा से रिपीट कर दें, आपकी आवाज़ ठीक तरह से नहीं आई, शुरू से बताएगा क्या इशू है? मेरा इशू था कि मेरा ज़रा ना पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, बाकी जिसम से वेट रिड्यूस करके ना तो पेट अब बेली प्रोमिनेंट होता है, और दूसरा ये जिम करने की वजह से इस तरह का कई लोगों में ना एक फीमेल्स में स्पेशली जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं और वेट गेन वेट लॉस करते हैं, तो उनमें एक और भी प्रॉब्लम हो जाता है कि जो पेट जो है ना लटक जाता है, और उस लटके हुए पेट के लिए हमारे पास एक मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसमें, जिसको मैं कहूँगा कि जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो है कि जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको भी एक्सरसाइज कर दें या काट के निकाल दें। अच्छा। इसे टमी टक कहते हैं। ठीक है। और इसके लिए हमारे पास जो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है। और इसमें पेट की एक पूरी जो स्किन फैट इसको निकाल के और दोबारा रीस्टिच कर देते हैं। अगेन इसके लिए भी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी अब तो टमी टक हो गया, अब अल्लाह अकबर जो मर्जी खाएं पिए, तो मैं सबको ये समझाऊंगा कि उसके बाद भी अगर आप डाइट को कंट्रोल नहीं हर करेंगे, ट्रीटमेंट कराने के बाद अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, अदरवाइज उसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। डॉक्टर साहब कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, कॉल्स ले लें, हम क्वेश्चन लिख लेंगे, नाम के साथ अनाउंस भी मैं कर दूंगी, डॉक्टर साहब जवाब भी दे देंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक में जिन लोगों की कॉल्स आई हैं, जिन्होंने सवाल पूछे हैं, जी हिरा ने पूछा है कि उनकी स्किन पर आंखों के गिर्द हल्के बहुत ज़्यादा पड़े हैं, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, इस पर अगर हम चाहें तो पूरा एक प्रोग्राम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि इंशाल्लाह हम आगे इस पे प्रोग्राम भी करेंगे, तो इस पे एक अलग हम प्रोग्राम भी करेंगे। इसके लिए हमें ये होता है कि अंडरलाइंग काज को ट्रीट करना होता है, कई दफ़ा हमें
लगाने की दवाइयाँ देने पड़ती हैं, सीरम है कुछ आई की करेक्शन के लिए। और कई दफ़ा अगर पेशेंट ने मैसिव वेट लॉस किया हो तो हॉलोइंग हो जाती है, उससे जो है ना फिर हमें फिल आउट करना पड़ता है। तो उसके लिए कभी हमें फिलर्स यूज़ करने पड़ते हैं, कभी मीज़ोथेरेपी यूज़ करनी पड़ती है, और कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा एरिया ख़राब हो यानी हल्के तो ख़त्म हो सकते हैं। इसका ज़बरदस्त ट्रीटमेंट मौजूद है। चलें जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकती हैं। सादिया ने कसूर से पूछा है कि दो उनकी प्रेगनेंसी और उसके बाद पेट उनका बहुत ज़्यादा लटक गया, तो हमने जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी, तो उनके लिए जी जवाब मौजूद है, वो रब्ता कर सकते हैं। एक और भी ये है कि ये चूँकि प्रेगनेंसी और एज का बार बार जिक्र हो रहा है, तो रिपीटेड प्रेगनेंसीज की वजह से एक और कॉमन प्रॉब्लम है जो हमेशा जिस पर कभी बात नहीं होती, पेल्विक फ्लोर वीकनेस। कि पेल्विक फ्लोर मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि इन पेशेंट्स को अक्सर इन साइलेंस एक ट्रबल से गुजरना पड़ता है। वो होता है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, कि ये पेशेंट बेचारे ज़ोर से हंसें या कोई जिसे कहते हैं छींक आए, खांसी आए, तो इनके यूरिन का ड्रॉप्स बाहर आ जाते हैं, और ये इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली रिपीटेड प्रेगनेंसीज और नॉर्मल डिलीवरीज के चक्कर में, और पेल्विक फ्लोर बहुत डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जो अभी आज हमने डिस्कस किया था, एक मसल बिल्डर है, तो इसमें एक चेयर भी होती है जिसको हम इंटिमा वेव कहते हैं, और उसकी वजह से, उसकी मदद से हम पेल्विक फ्लोर मसल्स को और स्पाइन मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि उनका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। तो उन पेशेंट्स में चाहे मेल हों चाहे फीमेल्स हों जिनमें पेल्विक फ्लोर वीक हो जाए, तो उनके लिए भी अब हमारे पास नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है। सही। जो हम जिससे हमने अभी तक बहुत सारे पेशेंट्स की लाइफ चेंज कर दी। और मेरे ख्याल से कि आज के ज़माने में ये एक जो वो पेशेंट्स जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज, नॉर्मल डिलीवरीज स्पेशली जो होती हैं और उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करते, तो एग्जैक्टली अगर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आयशा ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया है। जी आयशा, क्या पूछना चाह रही हैं आप डॉक्टर साहब से? लाइन ड्रॉप हो गई है आयशा, आप दोबारा से कॉल कर सकती हैं और अपना सवाल पूछ सकती हैं। डॉक्टर साहब, हम दोबारा से आना चाहेंगे, हमारे पास जो बॉडी कॉन्टोरिंग वाला पोर्शन था, अब जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फेस से फैट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, डबल चिन की प्रॉब्लम है, चिन्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं, वो भी क्या करा सकते हैं इलाज? जी जी बिल्कुल, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि अगर कुछ लोगों में एक, हर बंदे में एक टेंडेंसी होती है कि उसकी फ़ैट कहाँ से डिपॉजिट होगी। कई लोग होते हैं जिनमें फ़ैट डिपॉजिट फेस पे होती है, तो उससे उनका फेस बड़ा नज़र आता है। अब वो बेचारे, वो चूँकि पिक्चर में फेस ज़्यादा नज़र आता है वो एक अजीब सिनेरी होता है, और सेल्फी हो तो फिर तो बहुत ही बड़ा फेस आता है। अच्छा जी, आयशा आ चुकी है डॉक्टर साहब। जी आयशा, पूछना चाह रही हैं कि आप बताइएगा। जी आयशा, सवाल पूछिएगा, क्या पूछना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से बात करनी है। मेरे हेयर जो होते हैं बहुत फॉल होते हैं, बहुत ज्यादा, ऑल सीजन में। और आप अपने टीवी की आवाज़ कम कर दें। डॉक्टर साहब आपको बताएं हेयर फॉल का इशू है, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? हेयर फॉल के लिए आजकल आपको फिर बताऊं कि चूँकि दो चीज़ें हमारे जिसने लाहौर को और पाकिस्तान को अटैक किया हुआ है, वन इज़ कोविड और वन इज़ डेंगू जो था गुजर गया। बिल्कुल। तो इन दोनों का जो एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है दैट इज़ हेयर लॉस। अच्छा। हाँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिम्टोमेटिक कैरियर्स में या डिजीज़ वाले लोगों में, एसिम्टोमेटिक कैरियर्स में भी एग्जैक्ट 2 या 3 माह बाद एक एक्सटेंसिव और मैसिव हेयर लॉस होता है। अच्छा। और जिस घर में डेंगू हो, कई दफ़ा पेशेंट आते हैं जी हमें तो हुआ ही नहीं, लेकिन वो एसिम्टोमेटिक कैरियर होते हैं, उनमें भी हेयर लॉस होता है। सही। तो उसके लिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि कुछ हमारी जिस तरह लगाने की दवा है, माइनॉक्सिल है या माइनॉक्सिन प्लस है या बायोक्सिन है, हेयर सीरम, ये रेगुलर इस्तेमाल करें। जब भी कोविड के बाद महीने बाद शुरू कर दें। इसी तरह जिंक ज़रूर लें। और हमारे इधर आजकल जो सबसे इन फैशन है बायोटिन, खुदा के लिए बायोटिन इतनी मेगा डोज में ना लें कि उसके स्किन पे साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाए। अच्छा। मतलब मेरे पास पेशेंट आते हैं जी, हम उनकी एक्नी नहीं ठीक हो रही होती, जब सवाल करते हैं तो पता लगता है कि जी हम जी 5000 वाली बायोटिन सुबह शाम ले रहे हैं,
और उसकी जो एक्नी होती है वो उसको ठीक करना भी एक मुश्किल तरीन काम होता है। और इतनी हैवी डोज जो कि रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस बहुत हाई है, स्काई हाई है, उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, वो वैसे फायदे के बजाय आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। जी अहमद, बताइएगा क्या पूछना चाह रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। जी मैं डॉक्टर से पूछना था कि मैंने अपना वेट लूज करना है और मेरी ना थोड़ी सी स्किन का भी थोड़ा सा मसला है, तो ये मैं हो सकता है? किसका? जी स्किन का भी थोड़ा सा इशू, चिन का। जी चिन का इशू है, वेट लॉस करना है। और अच्छा, हम ये चीजें वही जो डिस्कस कर चुके हैं। डबल चिन के लिए हाँ। वही। अच्छा, ये ना कुछ लोगों में जो है मेसिटर हाइपरट्रॉफी होती है और वो दांत ज़्यादा चबाते हैं या सोते वक्त दांत पीसते हैं, हाँ। या गुस्सा बहुत पीते हैं, तो उनकी ये जगह बहुत हैवी हो जाती है। अच्छा, उसका कुछ लोगों की तो एक्चुअली ये बाहर निकली हुई जगह बाहर feel निकली होती है ना, तो उसके लिए बड़ा आसान ट्रीटमेंट है। उसमें हम बोटॉक्स यूज़ कर लेते हैं और उससे फेस की शेप टोटल चेंज हो जाती है। एक स्क्वायर फेस से बंदा जो है ना वी फेस की तरफ आ जाता है। और इसी तरह कुछ लोगों में जो डबल चिन का मसला होता है, जो यहाँ फैट पॉकेट इकट्ठी हो जाती है, उसके लिए एक अभी मशीन भी हमने दिखाई थी थर्मीटाइट के नाम से, उससे भी हम फैट निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका होता है यहाँ इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है। फैट मेल्टिंग इंजेक्शन होता है काइबेला के नाम से, सुप्रियाल के नाम से, बहुत एक अच्छा इंजेक्शन है सुप्रियाल के नाम से और फैटेक्स के नाम से। ठीक है। पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। 3 सेशन होते हैं 2-2 माह के इंटरवल से, और उससे ये डबल चिन ये बहुत। जो फैट निकाला जाता है कहाँ जाता है डॉक्टर साहब? फैट जो निकाला ये जो फैट निकाला जाता है इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा। कुछ पेशेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें फेस में फैट बिल्कुल नहीं होती, या उनमें उन पेशेंट्स में हम इसी फैट को रीयूज़ कर लेते हैं। अच्छा। जो ये फैट है इसको दोबारा रीयूज करना भी बड़ा एक आर्ट होता है कि वो भी बॉडी को रीशेप कर लेते हैं। मसलन फेस में यूज हो जाती है, जिस तरह आपने कहा था डार्क सर्कल अंडर आइज के लिए यूज, लेकिन उसको हम कहते हैं नैनो फैट ग्राफ्टिंग। सही। और इसी तरह कुछ लोगों के में फिलर नहीं पसंद करते, उनमें फिलर की जगह हम फैट यूज कर सकते हैं। हाथों में यूज हो जाती है। यानी आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। आपने परेशान नहीं होना, चाहे आपने बहुत ज़्यादा चिपटी गालों का इलाज कराना है या गालें आपकी बहुत ज़्यादा मोटियाँ, आपने उनका इलाज कराना है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। कॉल्स इस कदर ज़्यादा आ रही थी, हम इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को फिर मदू करेंगे और आपकी कॉल्स मैक्सिमम हम शामिल करेंगे, हमारा आपसे वादा रहा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। जी जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओमिक्रॉन से डरें और प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें, और जो पहले हमारे SOP थे उसका भी दोबारा इस्तेमाल। जी ये बहुत ज़रूरी मैसेज था, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर साहब ने भी मैसेज दे दिया है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।